हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सिंचाई एवं विभिन्न परियोजनाएं। उसमें हम हमारा आगरा नहर, गुड़गांवा नहर, इंदिरा गांधी नहर ये ख़त्म कर चुके थे और काफ़ी डिटेल में ख़त्म किया हमने। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हथनी कुंड बैराज परियोजना से। तो देखिए, जो ये हथनी कुंड बैराज परियोजना है, हम सबको पता है ये कहाँ की परियोजना है। ये परियोजना आपकी यमुनानगर में है, जहाँ आपका ताजे वाला बैराज था उसको ये रिप्लेस करके बनाया गया था। 1996 में इसको बनाने की शुरुआत की थी। 1999 में ये बनकर तैयार हुआ था और 2002 में इसमें पानी दिया गया था, छोड़ा गया था। तो देखिए 3-3 साल का गैप है, तो याद आप इजीली कर सकते हो। स्टार्ट हुआ, रेडी हुई और पानी छोड़ा गया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन तीनों पॉइंट्स को याद कर लेना। जो आपका हथनी कुंड बैराज है, ये कैसा बैराज है? ये एक कंक्रीट बैराज है। कैसा बैराज है भाई? ये एक कंक्रीट बैराज है। कैसा बैराज है? ये कंक्रीट बैराज है ये। और ये आपका कहाँ पर है? ये यमुनानगर में, यमुना नदी पर बनाया गया है। और जो आपका 100 सालों से भी ज़्यादा, यानी कि 1873 के आसपास आपका ताजे वाला हथनी, 83 के आसपास ताजे वाला हैंडवर्क्स बनाया गया था, उसकी जगह ये बनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो आपका 100 साल से भी पुराना कौन सा ताजे वाला हैंडवर्क्स है, उसके स्थान पर हथनी कुंड बैराज परियोजना बनाया गया। और जो ये बैराज है, इसका निर्माण हमारा जो पश्चिमी और यमुना नहर जो हमें सिंचाई और भाई पेयजल उपलब्ध करवाती है, उसके लिए बनाया गया था कि हरियाणा, यूपी हो गया आपका, दिल्ली हो गया, यहाँ पर भीषण बाढ़ ना आ सके। किसकी वजह से? यमुना नदी के पानी के फैलाव की वजह से। जो ये आपका बैराज है, ये हम सबको पता है यमुना नदी पर बनाया गया है। इसके जो ताजे वाला है जगह हैंडवर्क्स, उसके ऊपरी भाग पर ये बनाया गया है। और इसकी पानी की आपूर्ति कितनी है? इसकी पानी की आपूर्ति आपकी 7000 घन फुट है। ठीक है, यानी कि क्यूबिक फीट है। ये चीज़ था भाई आपका हथनी कुंड बैराज। तो चलो अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा राज्य में यमुना नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह यमुनानगर जिले में स्थित है और 1999 में बनकर तैयार हुआ और 1996 में इसका निर्माण कार्य क्या हुआ था भाई? 1996 में इसका जो निर्माण कार्य था वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह बैराज पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों में पानी को मोड़ता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। इसके अलावा यह बैराज 31 जल पक्षी प्रजातियों में के लिए एक आर्द्र भूमि के रूप में भी काम करता है। कितनी प्रजातियां? 31 जल पक्षी। कहाँ पर है ये? यमुनानगर जिले में, यमुना नदी पर है। निर्माण कब हुआ? 1996-99 में और 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया। उद्देश्य क्या था? सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना और बाढ़ से बचाना। किस किस को? आपके हरियाणा को, यूपी को और दिल्ली को, यानी कि दिल्ली को। पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों के पानी की आपूर्ति करता है और एक आर्द्र भूमि भी प्रदान करता है। भागीदारी राज्य कौन कौन से हैं इसके? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। जल विद्युत परियोजना हथनी कुंड बैराज को 250 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। बांध बनाने का उद्देश्य क्या था भाई? हरियाणा सरकार ने हथनी कुंड बैराज से 4.5 किलोमीटर ऊपर एक बांध बनाने की योजना बनाई, जिसे दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सके। इसका काम अक्टूबर 1996 में स्टार्ट हुआ और जून 1999 के बीच सिंचाई के उद्देश्य से किया गया। इसमें 3 किलोमीटर नीचे की ओर ताजे वाला बैराज की जगह ली, यानी कि ताजे वाला बैराज को इसने रिप्लेस किया। और आपका जो ताजे वाला बैराज, मैं पहले 1873 और 83 में कंफ्यूज थी भाई, 1873 में ही हुआ था और अब यह सेवा से बाहर है, क्योंकि इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया गया है। और जो ये आपका बैराज है, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों
के पानी को मोड़ता है। नेक्स्ट कौन सी आपकी नरवाना सिंचाई परियोजना, इसको आप जींद के अंडर भी काउंट कर सकते हैं भाई। जो ये नरवाना सिंचाई परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्य सरकार द्वारा जो आपका सालवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटी से जोड़ना, क्या काम था इसका? आपका जो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये शायद मैंने मेंशन भी नहीं किया। सलवान फीडर को धमतान डिस्ट्रीब्यूटरी से जोड़ना, ये काम था भाई इसका। इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। और जो ये परियोजना है, ये लगभग कितने फुट लंबी है? ये 37,500 फीट के करीब ये लंबी है। और इसके द्वारा जो आपका कालोदा, खुर्द और आपका जैसे धमतान हो गया, खुर्द कला हो गया और भिखेवाला हो गया, खरड़वाल नहर परियोजना होगी आपकी, फूलियां कला हो गया भाई, गुलेहेड़ा हो गया और सुलेहेड़ा गांव को सिंचाई प्रदान की जाती है। एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मीठे जल का स्रोत करता है। कितने किलोमीटर एरिया में? 16,000 किलोमीटर एरिया में। ठीक है। जैसे आपका जो हरियाणा और राजस्थान है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र के लगभग, मतलब ये लगा लो मरुस्थलीय क्षेत्र टाइप ही है। तो जैसे आपका जो टोहाना हो गया, वहाँ ये सिंचाई पानी उपलब्ध करवाता है। जैसे फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है, बाहल हो गया, जैसे बगेरा, लोहार, शामशुम, सतनाली हो गया, भिवानी और महेंद्रगढ़ जिले, वहाँ पे ये पानी उपलब्ध करवाता है। तो चलो अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इस डिवीज़न में 49 किलोमीटर की लंबाई और 50 किलोमीटर और 17 की नालियों के साथ 75 किलोमीटर की लंबाई है। सिंचाई में कुल 1,69,69 भाई 1,69,69 ही है हेक्टेयर है क्षेत्र इसके अंडर। और इसमें कुल क्षेत्रफल कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? 82,783। नरवाना BWUS डिवीज़न, नरवाना इस डिवीज़न में 3 सब डिवीज़न है। कौन कौन से? नरवाना, सुदकन, धमतान सब डिवीज़न। ठीक है। इस डिवीज़न में 507 किलोमीटर लंबी 49 नहरें और 75 किलोमीटर लंबे 17 नालियां हैं। सिंचाई का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,69,69 हेक्टेयर। कृष्णावती नदी देखिए अब क्या है। जो ये कृष्णावती नदी है सिंचाई परियोजना है, हम सबको पता है ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये साहिबी, जो आपकी साउथ हरियाणा की है नदी क्षेत्र। और जैसे आपका महेंद्रगढ़, गुड़गांवा जिला हो गया और आपका अंबाला जिला हो गया, इन क्षेत्रों में जहां नहरों द्वारा सिंचाई संभव नहीं थी, वहां पर आधुनिक पवने मिली लगाकर इससे हमारा क्या करता है भाई, जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है, ऐसी यहाँ से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। जैसे आपका रोहतक एरिया हो गया, गुड़गांव, करनाल, भिवानी, भटिंडा, इन क्षेत्रों में ये विकसित की जा रही है। और किसकी सहायता से विकसित की जा रही है? जर्मनी और हॉलैंड की। किसकी सहायता से की जा रही है भाई? जर्मनी और हॉलैंड। ठीक है। कृष्णावती सिंचाई परियोजना हरियाणा की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना। इसका उद्देश्य कृष्णावती नदी में पानी पहुंचाना और भूजल स्तर को ऊपर उठाना। इस परियोजना के तहत नहर पानी को कृष्णावती नदी में डाला जाएगा। इसके आसपास के गांव सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे पेयजल और सिंचाई की समस्याएं हल हो जाएंगी। नोल पर डिस्ट्रीब्यूटरी से, किससे? नोल पर डिस्ट्रीब्यूटरी से कृष्णावती नदी में पानी लाया जाएगा, जिससे 5-6 गांवों को लाभ होगा। इस परियोजना में आपका महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को लाभ होगा, खासकर उन किसानों को जो बारिश पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट कौन सी है आपकी? SYL, सतलुज यमुना लिंक परियोजना। जो ये सतलुज यमुना लिंक परियोजना है, ये भारत में यमुना और सतलुज नदियों को जोड़ने के लिए एक नहर लिंक बनाया गया था। SYL, सतलुज यमुना लिंक परियोजना, जिसकी लंबाई कितनी है? 212 किलोमीटर है। ये मान लो 133 मील। ठीक है। ये इतनी लंबी परियोजना है। और हरियाणा सरकार ने कितने किलोमीटर लंबा काम स्टार्ट इसमें कर दिया है? 91 से 92 किलोमीटर तक का तो काम हरियाणा गवर्नमेंट कर चुकी है। फिर 2016 में पंजाब विधानसभा में एक विधायक
विधेयक पास कर किसानों को अधिग्रहित भूमि वापस करने की बात की गई, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक विवाद हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस विधेयक पर स्टे का आदेश दे दिया। और जो आपकी सतलुज यमुना लिंक नहर है और जो आपके पंजाब की, हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है, इसके बंटवारे के लिए 24 मार्च 1976 को एक अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, कब सूचना जारी की गई भाई, इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको करवाऊंगी अभी। 24 मार्च 1976 को इसमें एक अधिसूचना जारी की गई, इसके आधार पर तो अभी हम डिटेल करते जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। वैसे इस पे हर साल 100 करोड़ का बजट कहते हैं कि पेश होता है, पर आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। भगवान जाने वो 100 करोड़ कहाँ जाते हैं। सतलुज यमुना लिंक, जिसको हम SYL नहर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका उद्देश्य सतलुज और यमुना नदियों के पानी को साझा करना है। यह परियोजना हरियाणा के लिए सिंचाई और अन्य लाभों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पंजाब के साथ इसके जल बंटवारे को लेकर अभी तक विवाद है और आगे चलता भी जाएगा, पता नहीं कब तक। सतलुज यमुना लिंक के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। SYL नहर का मुख्य उद्देश्य पंजाब से हरियाणा तक पानी पहुंचाना है, जिससे हरियाणा में सिंचाई सुविधा बढ़ाई जा सके। इसके बीच में विवाद क्या है, पंजाब और हरियाणा के बीच SYL नहर के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है। पंजाब का कहना है कि उसके पास पर्याप्त पानी नहीं है, जबकि हरियाणा का कहना है कि उसे समझौते के अनुसार पानी मिलना चाहिए। हरियाणा का पक्ष इसमें क्या है भाई, हरियाणा क्या बोलता है कि 1981 के समझौते के अनुसार अपने हिस्से का पानी चाहता है और SYL नहर के पूरा होने से उसे बहुत लाभ होगा। पंजाब क्या बोलता है भाई, पंजाब ये बोलता है कि उसके पास पर्याप्त पानी है नहीं और SYL नहर को पूरा करने के पक्ष में वो है नहीं। अब पंजाब का यह भी कहना है कि 1981 के समझौते पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस मुद्दे की मूल जड़ वर्ष 1966 में हरियाणा और पंजाब के अलग किए जाने के बाद 1981 में एक विवादास्पद जल बंटवारा समझौता हुआ था भाई। 1960 में क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। इस विवाद की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि से होती है। किससे होती है इसकी शुरुआत, भारत और पाकिस्तान के बीच जो आपका इंडस रिवर संधि का जो एक समझौता चल रहा है, वहीं से इसका स्टार्ट हुआ है, जिसके अंतर्गत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी के मुक्त एवं अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी गई थी। कब दी गई थी, 1960 में। फिर देखो 1966 में क्या होता है, अविभाजित पुराने पंजाब से हरियाणा के निर्माण के बाद हरियाणा को उसके हिस्से का नदी जल प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं पैदा हुई। हरियाणा को सतलुज और उसकी सहायक नदी जो ब्यास है आपकी, जल का हिस्सा प्रदान करने के लिए सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली SYL नहर की योजना तैयार की गई। पंजाब ने हरियाणा के साथ जल साझा करने के लिए कहते हुए इनकार कर दिया था कि जल साझाकरण का यह निर्णय तटवर्ती सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके अनुसार किसी नदी का जल केवल उस राज्य और राज्य एवं देशों का है जहां से नदी होकर गुजरती है। ठीक है, 1981 में फिर क्या हुआ, दोनों राज्यों में आपसी सहमति से जल का पुनः आवंटन पर सहमति जताई गई। 1982 में क्या होता है, पंजाब में जो कपूरी गांव है वहां 214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक का निर्माण शुरू किया गया। 1985 में क्या होता है, इस दौरान प्रधानमंत्री थे आपके कौन, राजीव गांधी, और तत्कालीन अकाली दल के प्रमुख ने जल साझाकरण मामले में आंकलन के लिए एक नए प्राधिकरण के निर्माण पर सहमति व्यक्त करते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब, 1985 में। जल की उपलब्धता और बंटवारे का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे उस टाइम, V बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में इराडी प्राधिकरण की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, आ सकता है, क्या आ सकता है कि भाई जो SYL है इसके बंटवारे पर पुनर्मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस प्राधिकरण की स्थापना की गई, इराडी प्राधिकरण की स्थापना की गई, क्योंकि जो न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था, V बालकृष्ण इराडी। वर्ष 1987 में इस प्राधिकरण ने पंजाब एवं हरियाणा के हिस्सों में क्रमशः 5 MAF और 3.8 MAF तक विस्तृत करने की सिफारिश की गई कि भाई पंजाब के हिस्से में आ जाएगा 5 MAF और हरियाणा के हिस्से में कितना, 3.83 MAF।
ठीक है। 1996 में फिर क्या होता है भाई, हरियाणा में सतलुज यमुना लिंक का काम पूरा करने के लिए पंजाब को निर्देश देने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अब 1996 में हरियाणा कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। 2002 और 2004 में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब को अपने कार्य क्षेत्र में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। फिर 2004 में क्या होता है, पंजाब विधानसभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित होता है। कब, 2004 में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पारित किया, जिसमें जल साझाकरण समझौता निरस्त हो गया और इस तरह पंजाब में सतलुज यमुना लिंक का निर्माण बाधित हो गया। 2016 में फिर क्या होता है भाई, सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट की वैधता पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपतीय संदर्भ, जो कौन सा होता है, अनुच्छेद 143 के तहत पर सुनवाई की शुरुआत की और पंजाब द्वारा नदी को साझा करने के लिए वचनबद्धता के उल्लंघन को देखते हुए उक्त अधिनियम को संवैधानिक रूप से अवैध करार दे दिया गया। कब दिया गया, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने। 2020 में क्या होता है भाई, इस सर्वोच्च न्यायालय में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र की मध्यस्थता में उच्चतम राजनीतिक स्तर पर सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर संवाद करने और हल निकालने का निर्देश दिया, बट ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो 2029 के बाद क्या है इसका मेन मुद्दा, पंजाब के कई क्षेत्रों में जल समाप्त हो सकता है और सिंचाई के लिए राज्य पहले ही अपने भूजल पर अत्यधिक दोहन कर चुका है, क्योंकि गेहूं और धान की खेती करके यह केंद्र सरकार को हर साल लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मूल्य का अन्न भंडार उपलब्ध करवाता है। तो राज्य के लगभग 79% क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है अकॉर्डिंग टू पंजाब गवर्नमेंट। ऐसे में सरकार का कहना है कि अन्य राज्य के साथ वह पानी साझा करना उसके लिए नामुमकिन है। ठीक है। और हरियाणा इस पे क्या तर्क देता है, राज्य में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना कठिन है और हरियाणा के जो दक्षिण भाग है, जो हमारा थोड़ा मरुस्थलीय एरिया है, वहाँ पर पानी की बहुत समस्या है, जहाँ भूजल स्तर कहाँ तक है, 1700 फीट से भी कम है। हरियाणा केंद्रीय खाद्य पूल सेंट्रल फूड पूल में अपने योगदान का हवाला देता रहा और तर्क देता रहा है। यह एक न्यायाधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार उसके जल के उचित हिस्से से वंचित किया जा रहा है, हरियाणा का ये कहना है भाई। ठीक है। इस पे बहुत बड़ा मुद्दा उठता जा रहा है। SYL नहर, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले हरियाणा में लास्ट मंथ में पानी की काफ़ी समस्या हो गई थी, मई एंड और जून में, मई एंड में ही हुई थी। क्या रीज़न था, पंजाब ने पानी रोक दिया था भाई। ठीक है। SYL नहर की कल्पना रावी और व्यास नदियों से जल के प्रभावी आवंटन के लिए की गई थी। इस परियोजना में 214 किलोमीटर लंबी नहर का प्रस्ताव था। कितना, कई जगह आपको 214 मिलेगा, कई जगह आपको 212 मिलेगा। ठीक है। जिसमें पंजाब 122 किलोमीटर और हरियाणा की 92 किलोमीटर बननी थी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि एक्स्ट्रा करना चाहिए कभी कभी, नाम क्या था, जरद्रोस नदी। क्या था, जरद्रोस, यानी कि प्राचीन यूनानी भाषा में सतुद्री या सतुद्र संस्कृत भाषा में। ठीक है। जरद्रोस प्राचीन यूनानी भाषा में, सतुद्री और सतुद्र संस्कृत भाषा में। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से एक सबसे लंबी नदी है, जो पंजाब, जिसका अर्थ है 5 नदियों को अपना नाम देती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ठीक है। और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं, इंडस रिवर की। ठीक है भाई। और देखिए हम इसमें थोड़ा सा हमारा हरियाणा का निपटा ही देते हैं। जैसे भाई आपके विभिन्न भागों में सिंचाई के क्या साधन है हरियाणा में, हम सबको पता है नहरों द्वारा सिंचाई होती है, कुएं, और आपका हो गया नलकूप, और क्या है, नलकूप। इनके द्वारा हरियाणा में सिंचाई होती है। जैसे आपका जो उत्तर पूर्वी भाग है, यानी कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है हरियाणा का, जो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है। जो शिवालिक एरिया के बिल्कुल तलछटी में है, वहाँ पर है ना पर्याप्त वर्षा होती है भाई, और कृत्रिम साधनों की वहाँ पर कमी है। जैसे आपके वहाँ पर आपकी जो नांगल उत्पाद सिंचाई योजना है, उससे अंबाला में सिंचाई की जाती है, लगभग 75 गाँव में।
और 45,000 एकड़ भूमि में जो आपका मध्यवर्ती एरिया है, जहाँ आपका भाई कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत है, वहाँ पर मक्का और चावल की फसल भाई कम वर्षा में उगाई जा तो सकती है, पर भाई चावल के लिए तो पूरा आपको पानी चाहिए, तो उसके लिए वर्षा, नलकूप और नहरों इनका इंतज़ाम किया गया है। दक्षिण पूर्वी जो हमारा भाग है, जैसे आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह, मेवात हो गया, भाई यहाँ पर मोटा अनाज होता है, वर्षा बहुत कम होती है अरावली हिल्स की वजह से, तो वहाँ पर आपका जो बाजरा हो गया, जौ हो गया, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना है, तो यहाँ पे आपके नलकूप और नहरों से सिंचाई की जाती है। रेतीला भाग जैसे आपका हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी आ गया, यहाँ पर आपकी फव्वारों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, फिर देखिए आपका नहरों द्वारा कितनी सिंचाई होती है, कितने परसेंट सिंचाई होती है, लगभग 48.36% के करीब। और नलकूपों के द्वारा हरियाणा में कितनी सिंचाई होती है, नलकूपों के द्वारा 51.12%। और आपका जो अन्य संसाधन हो गए, जैसे आपके कुएं वूवे और ये सब चीज़ होगी, यहाँ पे 0.52% इतने यहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे आपका जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो आपकी नांगल सिंचाई परियोजना है, प्लस वर्षा, यहाँ पर इस एरिया में इससे होती है। जो आपका मिडल एरिया है हरियाणा का, वहाँ पर आपके कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा सिंचाई होती है। और जो आपका साउथ ईस्ट एरिया है भारत इसका, हरियाणा का, वहाँ पर नलकूपों और नहरों द्वारा सिंचाई होती है। और जो आपका रेतीला भाग है, सैंडिंग एरिया है, वहाँ पर आपके नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है। ठीक है भाई, और सर्वाधिक अब हम कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, लिखते जाना भाई। हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? सिंचाई विभाग कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला में। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? आपका सिरसा। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? सिरसा। और न्यूनतम सिंचित जिला कौन सा है, जहां पर सबसे कम सिंचाई के साधन उपलब्ध किए जाते हैं? आपका पंचकुला। किस वजह से? बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के नीचे शिवालिक श्रेणियों की वजह से, क्योंकि बारिश होती है भाई ज़्यादा। पंचकुला सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ पर होती है हरियाणा में? कहाँ पर होती है? सिरसा में। कहाँ होती है? सिरसा में। और न्यूनतम नहरों द्वारा सिंचाई वही सेम, सर्वाधिक न्यूनतम सेम है, नहरों द्वारा और सिंपल। आपका पंचकुला। कौन सा है? पंचकुला। सर्वाधिक नलकूपों द्वारा कहाँ होती है?
आपके कैथल जिले में। और आपके न्यूनतम नलकूपों द्वारा सिंचाई। सेम, पंचकूला। ठीक है, ठीक है भाई। टोहाना को क्या बोला जाता है? टोहाना क्या बोला जाता है? नहरों का शहर। क्या बोला जाता है? नहरों का शहर। SYL को क्या बोला जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा। और आपके हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना की स्टार्टिंग किन्होंने की थी? किनके द्वारा की गई थी? चौधरी बंसी लाल, जो आपके एक्स CM है, यानी कि पूर्व CM रह चुके हैं। अब तो खैर इनका स्वर्गवास हो चुका है भाई। इनका संबंध कहाँ से है? सुई गांव, भिवानी से। ठीक है। और जो आपकी लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये एशिया में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये स्टैटिक लगा लो आप। एशिया की सबसे लंबी नहर परियोजना तो हम कर चुके हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो सिरसा जिले को छूती है। और जो आपकी पुरानी फिरोजशाह नहर की मरम्मत किन्होंने करवाई थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने करवाई थी, ये हम कर चुके हैं। हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं? 521 नहरें हैं। किसके अंतर्गत? भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कितनी नहरें हैं? 521 नहरें हैं। ठीक है, ये आपका ग्रुप D में क्वेश्चन आया था भाई। हो गया भाई सारा। अच्छा, एक चीज़ और, हरियाणा और पंजाब के बीच में तो SYL का है, और हरियाणा और दिल्ली के बीच में कौन सी नहर का विवाद है? कौन सी नहर पे विवाद है? मुनक नहर पर। ठीक है, हरियाणा दिल्ली का मुनक नहर पर। और सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है भाई? फर्स्ट पोजीशन है। ये हो गया आज आपका कंप्लीट हरियाणा में सिंचाई परियोजना। तो अच्छे से करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना भाई।